आज ही के लेक्चर में आपको वाटर रिसोर्सेज की बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और आज ही के लेक्चर में आपको इसका मैप वर्क भी मैं सिखा के जाऊंगी। तो इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेक्चर देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो चाहे आपने कोई रिसोर्स बुक के क्वेश्चन लगाने हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हो, सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में जो भी पोर्शन चैप्टर का ऐसा है जहां से बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 साल में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं बताती हुई चलूंगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लेट मी कंग्रेचुलेट 3 बच्चा पार्टी। 1 इज अनीश राज, कंग्रेचुलेशंस बच्चा। सेकंड इज तन्वी चौहान। थर्ड नंबर पे मिस अननोन करके कोई आईडी थी, बट बच्चा आपने अपना नाम नहीं लिखा था तो आई कुड नॉट टेक योर नेम, बट मैंने थर्ड नंबर पे यहाँ पे वैष्णवी का नाम डाल दिया है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का लेक्चर देख के सबसे पहले राइट आंसर दिया था। तो मैं हमेशा अपने सेशन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। कुछ क्वेश्चन लेक्चर के बीच बीच में होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में होता है, राइट। तो जो बच्चे उनके सबसे पहले सबसे सही आंसर देते हैं उनका नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस करती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट कि आज के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर जरूर देना कमेंट्स में, सो दैट आई नो आपको लेक्चर समझ आया एंड आपका नाम भी मैं अगली क्लास में ले सकूं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं इस पे मैंने स्लाइड्स पे लिख लिख के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, लेकिन इसके जो हैंडमेड नोट्स हैं वाटर रिसोर्सेज के वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, सोशली शुभम नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आएंगे वहां पे मैं आपके लिए बना बना के देती रहूंगी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज। नाउ अगर आप देखो तो जब आप मैप देखते हो वर्ल्ड का पॉलिटिकल तो आपको कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, यूरोप दिखता है, एशिया दिखता है, ऑस्ट्रेलिया दिखता है, लेकिन आपको ज्यादातर क्या दिखता है? पानी दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 70% अर्थ है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, आर्टिक ओशन हो, चाहे कोई भी ओशन, राइट। लेकिन इस पानी में से सिर्फ 3% पानी होता है बच्चा जो फ्रेश वाटर पानी होता है, राइट। सो बेसिकली 2 तरीके का पानी होता है दुनिया में, एक फ्रेश वाटर होता है, एक ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर को बोला जाता है सॉल्ट वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, राइट। समुद्र का पानी हम बाकी कामों के इस्तेमाल में तो फिर भी ला सकते हैं, लेकिन हम पीने के मतलब अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमें जो पानी चाहिए पीने के लिए उसके यूज में हम नहीं ला सकते। हमें अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है फ्रेश वाटर। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रेश वाटर हमारी दुनिया में सिर्फ 3% प्रेजेंट होता है, उसमें से सिर्फ 1% फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि बाकी का 2% जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स वगैरह में ट्रैप्ड है। और अगर हम वो ग्लेशियर से फ्रेश वाटर निकालने की कोशिश करेंगे अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आएंगी। तो पूरी दुनिया की ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया आप देख ही रहे हो, हमने सोचा था इंडिया 2050 तक चाइना को ओवरटेक करेगा। बाय 2050 द डेटा यूज्ड टू से दैट इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट 2022 में 2023 में ही हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया। तो इंडिया ही नहीं, हर कंट्री की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, और ये ग्रोइंग ओवर पॉपुलेशन जो है अर्थ पे उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पानी कितना है? फ्रेश वाटर कितना है? 1% है। अब ऑब्वियसली जो 1% फ्रेश वाटर है, जो हमारा अवेलेबल फ्रेश वाटर है, ये हमें नदियों में से मिलता है, ये हमें लेक्स में से मिलता है, जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, ये हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, ये हमें सरफेस रन ऑफ से मिलता है। एक आपका ना एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है सरफेस रन ऑफ। बच्चे क्या करते हैं? रट्टा लगा लेते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सरफेस रन ऑफ क्या होता है। बच्चा, पहाड़ों पे जब बारिश का पानी गिरता है या किसी भी ऊंची हाइट के पोर्शन पे बारिश का पानी गिरता है तो वो ट्रिकल डाउन होके नीचे आता है। तो वो क्या करता है? भागता हुआ नीचे आता है, राइट। इसी को बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, यानी कि किसी ऊंचे सरफेस से जब पानी नीचे आया है तो ये अच्छा पानी, बारिश का पानी है, नेचुरल वाटर है, फ्रेश वाटर है, लेकिन वो सरफेस से रन ऑफ करके आया, तो दैट इज सरफेस रन ऑफ वाटर। सो ये 2-3 जगहों पे हमें फ्रेश वाटर मिलता है, बाकी पूरी दुनिया में हमें क्या मिलता है? ब्रैकिश वाटर मिलता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब सॉल्टी वाटर मिलता है, जो हमारे पीने के काम नहीं आ सकता, हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, खुशी की बात यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है, दिस इज ट्रू ऑल्सो, कि हमारे अर्थ पे वाटर जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से दोबारा से क्या होता है? बनता रहता है, बनता रहता है। कहने का मतलब है वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। जब हमारी साइंस जो है साइंस की जगह ईवीएस कहलाती थी, तब से हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। क्या होता है कि बारिश का पानी पड़ता है, बारिश का पानी पड़ता है तो समुद्र, नदियां भरती हैं,
अब समुद्र नदियां जो भरती हैं उसमें से पानी हीट की वजह से, अर्थ की हीट की वजह से धीरे धीरे, सन की रेस से जो हीट पैदा होती है उससे पानी धीरे धीरे इवैपोरेट करता है। इवैपोरेट होके पानी जो है ऊपर जाके कंडेंस करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से अर्थ पे पड़ती है रेनफॉल के फॉर्म में, और फिर से पानी कलेक्ट होता है, और ये साइकिल चलता जाता है। तो खुशी की बात यह है कि हमारा वाटर जो है एज अ रिसोर्स वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा दोबारा बनता रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बेचारे पानी को बनने में जितना टाइम लगता है, हमारा पानी को यूज करने का जो रेट है वो उससे कहीं ज्यादा है। इसी सिचुएशन की वजह से आप देखते हो कि बैंगलोर जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, इंडिया में भी इतने शहर हैं जिसमें कि इंडिया में कितनी नदियां हैं, हिमालयन नदियां हैं, पेनिनसुलर नदियां हैं, राइट। लेकिन फिर भी इंडिया के भी बड़े बड़े महानगरों में पानी की स्कैरसिटी हो गई है। सो थिंक अबाउट अदर नेशंस जो ड्रायर पार्ट्स है वर्ल्ड के, वहां पे पानी की कितनी ज्यादा कमी होगी। आप देखते हो राजस्थान की औरतों का, जब भी आप गूगल करोगे राजस्थान विमेन सर्च करोगे, आपको औरतें दिखेंगी मटके मटके लेके रेगिस्तान में दौड़ती हुई, रेगिस्तान में भागती हुई, पानी के सर्च में 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है एक मटका पानी लाने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। पानी की कमी क्यों है? जब पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है तो पानी की कमी हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास पानी को एक्सप्लॉइट करने के 1 लाख रीजंस है हमारे पास। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अस कि डिस्पाइट मतलब ना चाहते हुए भी नहीं, मैं बोलूंगी डिस्पाइट का मतलब होता है कि इसके बावजूद कि पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमारे पास पानी की कमी पड़ रही है। कुछ फैक्ट्स पे नजर दौड़ाते हैं, ये फैक्ट्स हमारी सच्चाई बनने वाले हैं। 96.5% जो टोटल दुनिया का पानी है ना वो ओशंस में पाया जाता है। 2.5% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, 2.5% से 3%। अब ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है टोटल वाटर का, उसका भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स वगैरह में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास पूरी दुनिया की बारिश में से 4% बारिश इंडिया में पड़ती है। अब हमारा उसमें रैंक आता है 133 इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। 4% बारिश इंडिया में पड़ती है, लेकिन फिर भी हम रैंक पे किस पे आ रहे हैं? 133 नंबर पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। क्यों? जब इतनी ज्यादा बारिश, दुनिया का 4% हमारे पास ही आ रहा है, तो हम इतने नीचे क्यों आ रहे हैं? हम इतना नीचे इसलिए आ रहे हैं बच्चा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर ये पॉपुलेशन कम होती तो शायद वाटर की स्कैरसिटी इंडिया में नहीं होती, बट वी आर अ वेरी हाईली ग्रोइंग कंट्री, राइट। The total renewable water resource of India are estimated at 1897 square kilometer per annum, और ये हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए एनफ नहीं है। और रिजल्ट क्या है उसका? चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, रिजल्ट क्या हो रहा है इस बात का? रिजल्ट हो रहा है वाटर स्कैरसिटी। लोगों के पास पानी ही नहीं है। अब अमीर लोगों की बात नहीं करेंगे, अमीर लोगों तो बॉटल से ही पानी पीते हैं भाई, बिस्लरी से नीचे, एक्वाफिना से नीचे वो पानी ही नहीं पीते। हम बात कर रहे हैं कि वाटर की स्कैरसिटी का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है बच्चा? पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे पड़ता है, उसके बाद मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे पड़ता है, राइट। पानी की कमी का असर अमीरों पे कभी नहीं पड़ेगा, हमेशा गरीबों पे पड़ेगा। और गरीब जनता जो होती है इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है। आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो दैट एवरी 5th पर्सन, हर 5वां इंसान इंडिया में क्या है? पावर्टी लाइन से नीचे है। सो वाटर स्कैरसिटी इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर अस, अ प्रेसिंग प्रॉब्लम फॉर अस। अब वाटर स्कैरसिटी का असली मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है जब लोगों के पास पानी अवेलेबल ना हो, जितनी डिमांड है उतना पानी अवेलेबल ना हो किसी एरिया में, किसी स्टेट में या किसी देश में, तो उसे तुम बोलते हो वाटर स्कैरसिटी। जब हम वाटर स्कैरसिटी सोचते हैं तो हमें बस दिखता है कि लोग जो है ना मटके मटके लेके पानी लेने जा रहे हैं ना, पानी का वेट कर रहे हैं, पानी की कमी है। पर एक्चुअली वाटर स्कैरसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा। एक, पानी की कमी तो डेफिनेटली होता है, दूसरा अगर पानी अवेलेबल भी होता है तो पुअर क्वालिटी का होता है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ पे 70% पानी ही है, ओशन वाटर बहुत अवेलेबल है। क्या वो ओशन वाटर को हम वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज में ला पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकिश वाटर है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर भी डिपेंड करता है। हमें फ्रेश वाटर चाहिए, तो वाटर स्कैरसिटी के कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2 हो गए। एक पानी की कमी और गंदी क्वालिटी का पानी और अनडिजायरेबल क्वालिटी का पानी। अब वैसे तो इसके कारण बहुत है, अलग अलग जगह के अलग अलग कारण हो सकते हैं, पंजाब का अलग कारण हो सकता है, असम का अलग कारण हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल 3 मेन रीजन डिस्कस करें वाटर स्कैरसिटी के, तो सबसे पहला आएगा लो रेनफॉल। अब ये लो रेनफॉल भी नेचर का किया धरा नहीं है, नेचर को कोई नहीं पड़ी थी कि आपकी रेनफॉल के शेड्यूल के साथ, आपके सीजन्स के साथ वो छेड़छाड़ करे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन
एक्टिविटीज, हमने इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है कि हर जगह रेनफॉल का पैटर्न जो है बदल गया है। कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, कभी इतनी कम बारिश होती है कि सूखा पड़ जाता है, राइट। कभी ओले पड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, कभी बर्फ पड़ जाती है, फसल खराब हो जाती है, राइट। सो सीजनल वेरिएशंस आ रही हैं, लो रेनफॉल हो रही है, ओवरऑल लो रेनफॉल हो रही है, स्कैंटी रेनफॉल हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, एंड दैट इज डिस्टर्बिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। भाई बारिश अगर कम पड़ेगी तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल कैसे बढ़ेगा, नदियों का पानी कैसे बढ़ेगा, राइट। सो हमारी वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो रही है। सेकेंड पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। यही मैंने पहले भी बताया आपको, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, खुद से बन सकता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, अब तुम सोचो तुम ना टैप खोल के अपने घर में बकेट भर रहे हो, बाल्टी में पानी भर रहे हो। अब बाल्टी जो टैप है तुमने बहुत थोड़ा सा खोला हुआ है, थोड़ा सा खोला हुआ है, तो वो धीरे धीरे बकेट भर रही है, लेकिन वो बेचारी बकेट जब तक भरती है तब तक तुम सारा पानी लेके नहा लेते हो, फिर तुम आगे रख दो, फिर बोलते अरे यार नहा कैसे ही तो नहाए, जब तक बेचारा पानी भर रहा है तब तक तो मैं पूरा नहा ही लूंगा, राइट। अब प्रॉब्लम पानी के भरने की है इसमें कि प्रॉब्लम तुम्हारी तेजी की है कि तुम जल्दी जल्दी नहा रहे हो, तुम्हारी तेजी की है। सेम हमारी अर्थ के साथ हो रहा है, पानी अपने आप को रिन्यू कर रहा है, लेकिन हम इतनी ज्यादा तेजी और इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी को कि उस तेजी से पानी अपने आप को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। सो वाटर स्कैरसिटी इज मेनली बिकॉज कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है और पानी का अनइक्वल एक्सेस हो रहा है। अनइक्वल एक्सेस कैसे हो रहा है, जैसे जो बड़े बड़े महानगर है, जैसे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर की बात कर लो, बैंगलोर में पानी की बहुत कमी है, लेकिन आप बहुत महंगी सी सोसाइटी में अगर घर खरीदोगे ना तो वहां पे उन्होंने पंप्स लगा रखे हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर वाले पंप्स लगा रखे होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो सोसाइटी आपको उसी हिसाब से आपका किराया ले रही है, तो आपको वहां पे बड़े बड़े पंप्स मिलते हैं, तो आपके घर में हमेशा पानी आएगा, क्योंकि आसपास 2 किलोमीटर दूर से भी अगर ग्राउंड वाटर कहीं दिखेगा ना उस पंप को, तो वो पंप पानी खींच के आपको पानी दे देगा। तो इफ यू आर एन अपर मिडिल क्लास पर्सन इन इंडिया और अ रिच पर्सन इन इंडिया, आपके घर में पानी की कमी अभी नहीं आएगी, आपकी जनरेशन को पानी मिलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब एरियाज हैं, वहां पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, तो इनइक्वालिटी फैल रही है। बेसिक रिसोर्स जो है, जो जीने के लिए हमें चाहिए पानी, उसमें भी क्या आ रही है, इनइक्वालिटी आ रही है। दूसरा पॉइंट, द लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज। पानी की मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि पीने के लिए ज्यादा पानी चाहिए या नहाने या खाने बनाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, वो तो चाहिए, डोमेस्टिक पर्पसेस घर के कामों के लिए तो पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन साथ में ज्यादा लोगों का मतलब है कि ज्यादा खेती करनी पड़ेगी, ज्यादा खेती का मतलब है ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, उसके लिए भी पानी चाहिए, ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा जॉब्स होंगी, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। सो इंडस्ट्रीज हो गई, इरिगेशन हो गया, डोमेस्टिक यूज हो गया, हर चीज के लिए ज्यादा पानी चाहिए होगा अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो स्पेशली जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं वहां पे पहले क्या होता था ना, जब किसान खेती करते थे तो वो सीजन देख के खेती करते थे, कि जब भैया बारिश का पानी आने वाला होता था तो उनको पता था कि ये वाले हमने प्रोडक्ट्स उगाने हैं, क्रॉप्स उगाने हैं, जिसको बारिश का पानी मिल जाएगा क्योंकि बारिश आने वाली है। लेकिन अब क्या करते हैं फार्मर्स अपने फायदे के लिए, और ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया भी नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, फार्मर्स क्या करते हैं कि ड्राई सीजन में या ड्राई क्लाइमेट में या ड्राई मिट्टी में भी वो वाली क्रॉप्स उगाने की कोशिश करते हैं जिन्हें ज्यादा बारिश का पानी चाहिए होता है, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब वो पानी आएगा कहां से, बारिश तो आ नहीं रही है, तो पानी आएगा भैया ग्राउंड वाटर से, पानी आएगा भैया कहीं और सोर्स से, खरीद के पानी दोगे खेतों में। सो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहले फार्मर्स जो है नेचर के सिंक में चला करते थे, अब वो ग्रीड में क्या है, अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे उसका सीजन हो चाहे ना हो, तो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन वहां पे भी हो रहा है। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं। पहले तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 से पहले हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, वाटर की जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हो रही थी, राइट। वो क्या करते थे, नील की खेती कराते थे हमारे इंडिया में। नील की खेती क्यों कराते थे, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ब्रिटेन में कॉटन प्रोडक्शन बहुत हाई था, कॉटन की प्रोडक्शन तो नहीं, कॉटन की मिल्स बहुत सारी थी और कॉटन मिल्स को इंडिगो चाहिए होता था कॉटन के कपड़े के लिए, राइट। तो वो हमारे इंडिया की मिट्टी पे इंडिगो की खेती कराते थे, इंडिगो जैसे और भी बहुत सारी क्रॉप्स उगवाते थे। अब ये जो क्रॉप्स होती है ना, इन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, और ये जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें पानी के साथ साथ जिस मिट्टी पे आप उगाते हो ना, उस मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी खराब हो जाती है, तो बाद में उस मिट्टी पे बारिश का पानी पड़ेगा भी ना तो वो मिट्टी जो है मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी। मिट्टी भी खराब हो गई, पानी भी खराब हो गया, फायदा किसका हुआ, ब्रिटिशर्स का हुआ। तो ये तो हो गया आपका इंडिपेंडेंस से पहले वाला कांड। इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि हमारा गरीब देश था,
हमें पता था कि यार आगे बढ़ने के लिए हमें ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी है, ज्यादा खेती करानी है, तो हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें हमने अपने ह्यूमन बींग्स को तो सेंटर पे रख दिया, इंडिया के सिटीजन्स को सेंटर पे रख दिया, लेकिन इंडिया के इन्वायरमेंट को हम पीछे छोड़ गए। तो हमारा जो इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1960s और 1970s में, इसमें क्या हुआ, बहुत पानी वेस्ट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से बने नहीं थे। इंडस्ट्रीज क्या करती थी, पानी का यूटिलाइजेशन भी करती थी, तो पानी की अवेलेबिलिटी भी कम होती थी, और जो कचरा निकलता था इंडस्ट्री से वो नदियों में फेंक देती थी। आपको पता है इंडिया में वाटर पोल्यूशन का मोस्ट कॉमन कॉज है, लार्जेस्ट कॉमन कॉज है उसका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज जो अपने प्रॉफिट के लिए पानी अवेलेबिलिटी भी कम करवा रही हैं और पानी की क्वालिटी भी गंदी कर रही हैं, वो हमारे इंडिया में 1950-60 से चालू हो गया था। तो इतने साल से हो रहा है, तो ऑब्वियसली पानी की कमी तो आनी ही थी। दूसरा पॉइंट, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया था 1950s में। अच्छी बात थी, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि खाने के लिए हमें किसी देश के आगे हाथ फैलाना पड़े। लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो हाईली फर्टाइल एरिया थे, वहां के फार्मर्स ने बहुत ज्यादा पानी को यूटिलाइज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते थे, फर्टिलाइजर यूज करते थे, केमिकल यूज करते थे, तो इन सब में बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो पानी की स्कैरसिटी वहां से भी आ गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तीसरा है शहरीकरण। लोग क्या करते थे, गांव में जॉब्स होती नहीं थी, गांव को छोड़ छोड़ के वो शहरों में आते थे। जो शहरों का लाइफस्टाइल होता है वो अलग होता है। गांव में भैया 2 किलोमीटर अगर कोई जगह होती है ना, तो वो पैदल चले जाते हैं। शहरों में हम स्कूटी निकाल लेते हैं, बाइकें निकाल लेते हैं, या बाइकें खरीद लेते हैं, राइट। फिर बाइक धोने के लिए भी पानी चाहिए आपको, घर के आगे आपको सफाई चाहिए, वहां पे भी आप धुलाई करते हो, आपके कपड़े भी रोज गंदे होते हैं, कुछ 4 कपड़ों में थोड़ी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपके पास 50,000 कपड़े हैं, वो रोज गंदे हो रहे हैं, आप उनको साफ कर रहे हो, राइट। तो अर्बन कल्चर बहुत अलग होता है। हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी गंदा होता है, हम ड्राई क्लीन को दे देते हैं। पता है आपको, एक कपड़े को ड्राई क्लीन करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 लीटर पानी लग जाता है, राइट। हम गांव में क्या होता था, हम बाल्टी और मग से नहाया करते थे। शहरों में क्या होता है, हमने शावर लगा रखे हैं, भैया मूड खराब है, 2 घंटे शावर में नहाए जा रहे हैं, राइट। सो ये जो शहरी लाइफस्टाइल है, अर्बन लाइफस्टाइल है, इससे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और वो इनइक्वालिटी भी क्रिएट होती है, क्योंकि बढ़िया जगहें, अमीर जगहें तो जो है ग्राउंड वाटर टेबल को खत्म कर लेती हैं, गरीब जगहों पे पानी आपको दिखता नहीं है। आप कभी बैंगलोर में अच्छी सोसाइटी में जाओगे ना, वहां बहुत अच्छा पानी मिल रहा होगा, या दिल्ली की अच्छी सोसाइटी में, लेकिन आप वहीं दिल्ली या बैंगलोर के स्लम्स में जाओगे ना, झुग्गी झोपड़ी में जाओगे, वहां लोग ना लाइनों में खड़े रहते हैं बाल्टी लेके कि भैया कब टैंकर आएगा, सरकारी टैंकर आएगा और हमें पानी मिलेगा। क्या है ये, इनइक्वालिटी है। दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की अवेलेबिलिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैंने बता ही दिया, ये वाटर स्कैरसिटी के दोनों पॉइंट्स पे काम करता है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, पानी की खपत भी ज्यादा करती हैं और पानी की क्वालिटी भी खराब करती हैं। देन ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम, हमने क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके रिसोर्सेज को खत्म करने की ठान ली है। ऐसे पंप्स बना दिए हैं जो 50 किलोमीटर दूर से भी पानी खींच के ले आते हैं। तो आपके एरिया का तो पानी खत्म कर ही दिया आपने बगल वाले शहर का भी पानी खत्म कर दिया है, राइट। So these are the reasons of water scarcity after the independence of India। और इतना मुश्किल नहीं होता है पानी की खपत को रोकना, अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे बस थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे, तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी पानी की बचाव कर सकते हैं। और अगर आप पानी की बचाव करोगे तो अगली जनरेशन भी करेगी, और फिर अगली जनरेशन भी करेगी, और सिचुएशन शायद थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। तो छोटे छोटे कदम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई बर्फ गिर गई है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, मान लो आपने बर्फ निकाली फ्रीजर से कोल्ड ड्रिंक के साथ पीने के लिए, बर्फ गिर गई, अब हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, सिंक में फेंक देते हैं। यार उसे पानी के पौधे में डाल दो ना, वो बर्फ पिघल के क्या करेगी, वाटर के लिए वो पौधे के लिए पानी बन जाएगी। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते हम क्या करते हैं कि यार 2 मिनट की तो बात है, तब तक टैप खुला हुआ है, नहीं थोड़ा सा टैप बंद कर दो ना, दोबारा खोल लेना, कोई बात नहीं। मुंह धो रहे हो, साबुन लगाया हुआ है, मुंह पे रगड़ रहे हो, 30 सेकंड्स का काम है, आपको लग रहा है कि यार पानी खुला छोड़ देते हैं, नहीं ना यार पानी बंद कर दो, कोई नहीं दोबारा खोल लेना, राइट। नहाना है, शावर से नहाने का मन कर रहा है, ठीक है, हफ्ते में एक बार शावर से नहा लिया, लेकिन बाकी दिन क्या किया कि अपने आप से डिसाइड कर दिया कि 1 बाल्टी पानी है मेरे पास, उसी पानी में मेरे को नहाना है, राइट। स्कूटी धोनी है आपको, या तो आप 5 बाल्टी पानी से स्कूटी धो सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, गीला कपड़ा लेके स्कूटी पोंछ सकते हो, और लास्ट का जो आपको 1 बकेट पानी यूज करना है आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके पानी को रीयूज भी कर सकते हो। घर में कपड़े धुले, कपड़े धोने के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ है वो बहुत गंदा नहीं होता है, उससे आप चाहो तो घर के बाहर का एरिया साफ कर सकते हो। आपको बिल्कुल साफ पानी लेके घर का बाहर का एरिया साफ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पानी का रीयूज, पानी का कम एक्सप्लॉयटेशन, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है।
राइट तो अभी तक ये था चैप्टर का आधा पार्ट, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, किस क्वालिटी में है, और अवेलेबिलिटी की कमी है तो क्यों है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट, और थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो हमारा इंडिया हमेशा से स्मार्ट रहा है, और हमारे इंडिया में पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जो आपका हिमालय से लेके डेक्कन प्लेट्यू तक दिखता है आपको, इसमें हमेशा से कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहां पे नदियां बहती थी तो बहुत पानी अवेलेबल होता था, कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहां पे ड्राइनेस थी थोड़ी, लेकिन वहां पे भी अच्छे खासे किंगडम्स हुआ करते थे, चाहे मौर्य डायनेस्टी है, चाहे चोला डायनेस्टी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होती थी, लेकिन ड्रायर पार्ट्स हुआ करते थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो क्या वहां पे लोग सस्टेन करने के लिए हवा पीते थे? नहीं, उनको भी पानी की जरूरत होती थी। तो तभी से हमारे इंडिया में, एंशिएंट टाइम से हमारे इंडिया में जो राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी कि पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए हैं, ताकि ड्राई सीजन में या ड्रायर पार्ट्स में भी लोगों को पानी अवेलेबल हो पाए। वरना बहुत पहले जाओगे, जब राजा महाराजा भी नहीं होते थे, जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंदु नदी के पास होती थी, इंडस नदी के पास होती थी। तो पहले सिविलाइजेशन सिर्फ नदी के पास होती थी, लेकिन फिर धीरे 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 नदी से दूर भी सिविलाइजेशन चलने लग गई। कैसे? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो हमने बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखे हैं, कुछ अभी भी हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली सेंचुरी बीसी में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद के पास एक जगह है जहां श्रृंगावेरापुरा बोला जाता है, वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, सीढ़ियों से लोग आके इस पानी को यूटिलाइज करते थे, और वहां की जो पूरा एरिया था उसे यहाँ से पानी मिलता था, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, राइट। इसमें गंगा नदी का जो बाढ़ का पानी है वो भी इकट्ठा किया जाता था, और बारिश का पानी भी इसमें इकट्ठा होता था। सेकेंड इज चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत बड़े एक राजा रहे हैं इंडिया के, उनके राज में क्या होता था, इरिगेशन सिस्टम बिल्ड किए जाते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े एरिया पे राज करते थे। तो कुछ एरियाज में तो नदियां होती थी, कुछ एरियाज में नदियां नहीं होती थी। तो जहां पे नदियां नहीं होती थी वहां पे डैम्स वगैरह बना के, मतलब थोड़ी सी दूर जो नदी होती थी, जो नियरेस्ट नदी होती थी, उस पर डैम्स बना के वहां से पानी को क्या किया जाता था, ड्राई पार्ट्स में पहुंचाया जाता था, ताकि ड्राई पार्ट्स में भी वहां पे इरिगेशन हो सके। कभी लेक बना दी जाती थी, ह्यूमन मेड लेक, जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और ड्राई सीजन में लोग यूज कर सके। सो मौर्य डायनेस्टी में ये सब होता था। देन वी ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ सोफेस्टिकेटेड मतलब बहुत ही अच्छे इरिगेशन वर्क्स हमें मिले हैं। कलिंगा डायनेस्टी उड़ीसा में हमें मिले हैं, आंध्र प्रदेश के नागार्जुना कोंडा एरिया में, हमें बेन्नूर में मिले हैं, कर्नाटका में हमें कोल्हापुर में मिले हैं, सदर्न इंडिया में, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू हिमालयन प्लेट्यू नहीं, नॉर्दर्न इंडिया से हमेशा ड्राई रहा है। गोंडवाना लैंड हमेशा ड्राई पार्ट रहा है इंडिया का, तो वहां पे हमें और अच्छे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। 11th सेंचुरी बीसी में भोपाल में ये आर्टिफिशियल लेक बन गई थी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ दैट टाइम। अभी भी भोपाल में ये लेक एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे बहुत टूरिज्म एक्टिविटीज भी होती है, बहुत खूबसूरत सनसेट भी होता है। दिस इज द लेक आई एम टॉकिंग अबाउट। देन 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश जो हौसखास में आके उन्होंने दिल्ली को अपना बेस बनाया था, तो उन्होंने जो दिल्ली में भी यमुना तो बहती थी, लेकिन दिल्ली का जो हौसखास वाला पार्ट है, सदर्न दिल्ली वाला जो पार्ट है, वहां तक यमुना का पानी नहीं आता था। तो वहां पे क्या किया था उन्होंने, बड़े बड़े टैंका बनाए थे, बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ताकि वहां पे भी सीरी फोर्ट, क्योंकि सीरी फोर्ट था वहां पे, सीरी फोर्ट में ही डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा महाराजा और ये सब रहा करते थे, मिनिस्टर्स वगैरह। तो वहां सीरी फोर्ट तक पानी पहुंचे यमुना का, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टंकेस बनाए थे, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती थी और यमुना का पानी भी स्टोर करके रखा जाता था। सो ऑल ऑफ दीज आर एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। लेकिन मॉडर्न इंडिया में ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं। तो मॉडर्न इंडिया में जो सबसे कॉमन, बच्चा डिफरेंस समझो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब है पानी के बचाव के लिए अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डैम एक तरीके का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि सबसे कॉमन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो अब आपको देखने को मिलता है दुनिया में, वो है डैम के फॉर्म में। तो डैम कैसा दिखता है पहले मैं वो बता देती हूँ। डैम के ये 2-3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बच्चा रिजर्वॉयर, दूसरा पार्ट होता है स्पिलवे, और तीसरा पार्ट होता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिजर्वॉयर, स्पिलवे
और डायरेक्शन। अब यहां जो डैम दिखाया मैंने, ये वो वाला डैम दिखाया जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ का ये वाला जो हिस्सा है, थर्ड वाला हिस्सा है, हो सकता है ये बाकी नॉर्मल डैम से बहुत अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पंप लगा हुआ है, ठीक है। बट ये वाला और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये सारे डैम्स में सेम रहता है। तो हम करते क्या है, कोई भी वाटर के स्ट्रक्चर को, चाहे बड़ी सी लेक है चाहे नदी है, हम क्या करते हैं, उसके पानी के बहाव को पहले रोकते हैं, रोक के उसको एक रिजर्वॉयर में पानी को खड़ा रखते हैं, ठीक है। नदी आई, नदी के पानी को हमने यहाँ पे रोक दिया और ये बन गया हमारा रिजर्वॉयर। अब मान लो नदी की गति थी 2 किलोमीटर पर आवर, जस्ट मान लो 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे लिए इनफ नहीं थी। तो अब हमने जब पानी को रोका हुआ है तो हम पानी को छोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पानी की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि तुम पानी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, चाहे तुम स्लोप बना के पानी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उससे पानी भागता हुआ जाएगा। पतले एरिया में से ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी जाएगा। तो बहुत सारी टैक्टिक्स होती है जिससे पानी की स्पीड कंट्रोल कर ली जाती है। अब मान लो नॉर्मल नेचुरल पानी इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो गांव पड़ रहा था और यहाँ पे जो गांव पड़ रहा था उसमें नहीं आ रहा था पानी और खेती नहीं हो पा रही थी। तो अब जब तुमने रेजरवॉयर बना लिया है तो तुम पानी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा पानी इधर, थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो डैम बनाने से, रिजर्वॉयर बना के, स्पिलवे बनाने से तुम पानी के डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल कर लेते हो और जिस एक्टिविटी में पानी को लाना होता है उस एक्टिविटी को भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में क्या किया जाता है, रिजर्वॉयर के स्पिलवे से पानी को पहुंचाया जाता है एक टरबाइन पे। टरबाइन का मतलब एक पंखा इमेजिन करो। जब पानी उस पर हाई स्पीड से पहुंचता है तो पंखा घूमता है, पंखा घूमता है, कोई चीज घूमती है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब पानी से आई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम जनरेटर से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो आसपास के गांव और शहरों में प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम वर्क्स, राइट। सो अभी हमने क्या सीखा कि डैम होते क्या है, डैम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चा, जो किसी भी वाटर सोर्स पे हम बनाते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन, फॉर एग्जांपल इरिगेशन। अब मॉडर्न इंडिया में जब हम डैम बना ही रहे हैं, डैम बनाने में बहुत खर्चा आता है, राइट। और डैम भी बड़े बड़े बनते हैं, खूब बड़े बड़े डैम बनते हैं, सीमेंट के डैम बनते हैं, वुड के डैम बनते थे पहले, आजकल तो सीमेंट और रॉक के ही डैम बनते हैं। तो डैम्स बनाना लेबर सम काम है। तो जब हम इतनी मेहनत लगा ही रहे हैं तो हम किसी एक चीज के लिए थोड़ी करेंगे, हम चाहेंगे कि उससे हम फुल टू बहुत सारा काम निकाल लें। सो आज के जो डैम्स हैं उन्हें हम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं, वो बहुत सारे पर्पस सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम उनसे पावर जनरेट कर सकते हो, जहां डैम्स बनते हैं वो एरिया इतना सुंदर लगता है, तुम वहां पे टूरिज्म कर सकते हो। डैम से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो कोई नदी है, उसमें बारिश में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है, इतना भागता हुआ पानी जब गांव में पहुंचता है तो बाढ़ ले आता है। तो उसके फ्लो को कंट्रोल करके, स्पीड को कम करके तुम बाढ़ को कम कर सकते हो। तुम फिश ब्रीडिंग कर सकते हो, जो तुम्हारा रिजर्वॉयर बना है उसमें तुम मछलियां पाल सकते हो, राइट। वहां पे कोई कोई डैम तो इतने बड़े होते हैं कि वहां के रिजर्वॉयर में आप नाव लेके टूरिज्म भी कर सकते हो, तो टूरिज्म भी सपोर्ट हो जाता है। इनलैंड नेविगेशन कर सकते हो। मान लो कोई एरिया था जहां पे पानी नहीं पहुंचता था, आपने डैम बना के रिजर्वॉयर से आपने डायरेक्शन दे दी कि आज से पानी इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अब वहां पे हम नाव चला सकते हो, लैंड दो पार्ट्स के बीच में आप पानी के तहत नाव से पहुंच सकते हो, नेविगेट ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, है ना। आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में भी ला सकते हो पानी। कोई गांव है जहां पे पानी नहीं पहुंचता था, वहां पे पानी पहुंचा सकते हो। कोई शहर है नहीं पहुंचता था, कोई इंडस्ट्री है नहीं पहुंचती थी, वहां पे पानी पहुंचा सकते हो। तो कोई एक पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, आज के डैम्स बहुत सारे पर्पस सॉल्व करते हैं और इसीलिए उन्हें बोला जाता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। और इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डैम्स को बोला मॉडर्न इंडिया का मंदिर। जैसे मंदिर में हम जाते हैं ना, भगवान जी से जो भी मांगते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, वैसे ही डैम्स हमारी कोई एक इच्छा पूरी नहीं करते, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसीलिए जो मॉडर्न इंडिया, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया बनने वाला था, उसके लिए उन्होंने जाना और समझा कि डैम्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैम हमारी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में ज्यादा पैसा भी कमा के देंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी काम आते हैं, हमारी फार्मिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट में एक तरीके से डैम्स जो है मंदिर का काम करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सेट फॉर अस। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि डैम्स के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। डैम्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चा, एक सेकेंड रुकना।
ठीक है। तो डैम्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चा। पहली प्रॉब्लम है डैमिंग ऑफ द रिवर। व्हाट इज डैमिंग ऑफ द रिवर? हमने क्या किया, नदी का पानी आ रहा था, नदी के पानी को हमने रोक दिया, रोक के हमने उसे बोला यार पानी क्या करेगा, पानी यहाँ पे रिजर्वॉयर में स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा, हम जहां बोलेंगे वहां जाएगा, हम जहां बोलेंगे नहीं जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, नदी अपने साथ जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स ला रही थी, छोटे जो कण ला रही थी, वो सारे कण ओवर द इयर्स ऑफ टाइम कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये रिजर्वॉयर के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है मिट्टी भरती जा रही है, जो नदी के पानी के साथ आ रही है, और वो मिट्टी यहाँ पे क्या कर रही है, नीचे इकट्ठी होती जा रही है। तो रिजर्वॉयर की हाइट पहले मान लो 10 मीटर थी, तो हाइट जो है रिजर्वॉयर की कम होती जा रही है। अब हमें नहीं पता कि नीचे कितनी मिट्टी भर गई है ओवर द इयर्स। अब हम सोच रहे हैं कि रिजर्वॉयर में बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि हमने रिजर्वॉयर की जो हाइट बनाई है वो बारिश जितनी मर्जी आ जाए, वेदर फोरकास्ट हमारे पास होता है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम तो करता है कि हमें पता होता है जितनी मर्जी बारिश आ जाए कि नदी का पानी इतना ही भरेगा। लेकिन वो सारी की सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है, नदी का पानी जो ओवरफ्लो कर जाता है। फिर हमने जिस पर्पस के लिए बनाया है डैम कि बाढ़ ना है, वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, डैमिंग हो गई भैया। सेडिमेंटेशन इतनी हो गई है रिजर्वॉयर के अंदर कि एक तो नेचुरल फ्लो रुक गया है नदियों का, जो उसके साथ मछलियां घूम रही थी, जिन्हें मान लो आगे गांव में जाना था, वो मछलियां वहीं रुक गई हैं, ऊपर से सेडिमेंटेशन की वजह से फ्लड आ रही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यू टू डैम्स मोस्टली। सेकंड इज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन से फ्लड आता है, ये भी मैंने बता दिया। थर्ड इज डिस्टर्ब्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का अपना एक नजरिया होता है बच्चा। मेरे को एक कॉल अटेंड करना है, एक सेकेंड देना। हाँ जी, एक्वेटिक लाइफ की जो जिंदगी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है, बायोलॉजी में एक प्रोसेस होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, कई सारे एक्वेटिक एनिमल, कई सारी फिशेस भी होती हैं जो क्या करती हैं, पानी में, फिशेस तो आपको पता है अंडे ही देते हैं, बेबीज तो देती नहीं है, तो वो अंडे दे देती हैं कई कई जगहों पे। अब जब क्या होता है कि हम नेचुरल फ्लो नदियों का रोक देते हैं, तो वो जो उन्होंने अंडे भी दिए होते हैं, जो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो अंडे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंडे जो है मर जाते हैं, अंडे जो है रिजर्वॉयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन में गुम हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और एक्वेटिक लाइफ की जो पॉपुलेशन है उससे डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज जस्ट वन थिंग। बहुत बार होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग सीजन में। अब वो ब्रीडिंग सीजन भी उनका जो है डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ डैम्स। तो एक्वेटिक लाइफ के उस पर बहुत प्रभाव आता है। लास्ट इज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। जब हम डैम बनाते हैं तो डेफिनेटली हम सोचते हैं कि लोगों का भला होगा, लेकिन कुछ लोगों के भलों के लिए कुछ लोगों का नुकसान भी होता है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि नर्मदा नदी पे जब सरदार सरोवर डैम बना था तो कम से कम 1,10,000 पेड़ों को काटा गया था। 1,10,000 पेड़ों को काटने के बावजूद भी वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी उसे डिस्प्लेस किया गया था, उन्हें अपने घरों से, जमीन से अलग किया गया था, बोला गया था हम आपको घर देंगे वगैरह, लेकिन उनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो जब नर्मदा पे डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम गुजरात में, तो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे हमारे देश के, जो सोशल वर्कर थे, जैसे कि मेधा पटकर जी इसमें बहुत आगे थी, तो उन लोगों ने ये शुरू किया था, ये आंदोलन की तरह, एक मूवमेंट की तरह शुरू किया था, एक धरने की तरह शुरू किया था कि सरकार को ये समझ आए कि यार तुमने बहुत सारे पेड़ काट दिए डैम बनाने के लिए, थोड़ा अच्छे तरीके से भी ये काम हो सकता था, या इतने पेड़ काटे हैं तो कहीं पे ये पेड़ दोबारा लगाओ क्योंकि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 लाख बिग ट्रीज, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है, पेड़ों की तो कटाई हुई है, डिफॉरेस्टेशन तो हुआ ही हुआ है, साथ में लोगों का लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है, ट्राइबल पॉपुलेशन को मोबिलाइज किया गया है। तो बाद में जो सिर्फ एक आंदोलन की तरह शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ मूवमेंट, वो बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया था। और अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो ना ही सिर्फ नर्मदा एरिया का बल्कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन के लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोटेस्ट और ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज सरदार सरोवर डैम जहां प्रॉमिस कर रहा था कि कई गांवों में वो बिजली देगा, पानी देगा एंड ऑल ऑफ दैट, वहीं उसने बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस भी किया था। सो ऐसे ही और भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं जब डैम्स बनते हैं। तो हम डेफिनेटली कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं लेकिन कुछ लोगों का बुरा भी हो रहा
होता है। फिर डिस्प्यूट भी आता है। हमारा इंडिया क्या है, फेडरल है, आपने पढ़ा है ना सिविक्स में, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमारे हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है। अब नदियां थोड़ी देखती हैं कि हम कर्नाटका से निकली आंध्र प्रदेश में पहुंच गई, आंध्र प्रदेश से निकल गई तमिलनाडु में पहुंच गई। नदियों को थोड़ी बताया तुमने कहां पॉलिटिक्स बनाई हुई है, कहां पे तुमने कौन सी स्टेट बनाई हुई है, नदी तो बह रही है। तो पानी के नाम पे डिस्प्यूट भी बहुत होता है। कोई नदी अगर 2 स्टेट्स में फ्लो कर रही होती है, 2 या 3 स्टेट्स में, तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है, लोगों के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है कि भैया इस नदी का पानी तुम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, हमारे तक तो ये नदी का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। इस मामले पे जैसे कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था, कृष्णा और गोदावरी के पानी पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि कोयना नदी, एक छोटी सी नदी है हमारी, छोटी तो नहीं है वैसे देखो तो, पर हिमालयन नदियों के आगे छोटी है। कोयना नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पे बवाल हो गया था। देन हमने कावेरी नदी पे बवाल देखा है, कावेरी नदी पे बवाल चलता है तमिलनाडु और कर्नाटका की गवर्नमेंट पे। सो बहुत सारी नदियों पे डिस्प्यूट चलता है फॉर देयर वाटर अवेलेबिलिटी। ये सब डिस्प्यूट क्यों चलता है? क्योंकि पानी की कमी है, एसेंशियली पानी चाहिए। अब हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है यार, उसे पता है कि अगर हम अपने लोगों को पानी नहीं पहुंच पाएंगे तो अगली बार इलेक्शन में ये हमें जिताएंगे ही नहीं, तो वो बेशक अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हो, लेकिन पानी पे डिस्प्यूट इसीलिए हो रहा है एसेंशियली क्योंकि पानी की कमी हो गई है। एंड सबसे बड़ा कारण जिसपे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 साल में 2 बार, कि डैम से फ्लड कैसे आती है। डैम्स की बाकी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बताई, डैम से फ्लड। अच्छा, मेन पर्पस जो डैम का होता था वो होता था फ्लड्स को रोकना, कि भैया हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि बाढ़ का पानी गांव में ना पहुंच पाए। लेकिन जब से हमने डैम्स बनाना शुरू किया, हमने देखा है कि वो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन की वजह से रिजर्वोयर में पानी की हाइट बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो आपको खोलने पड़ते हैं डैम्स, क्योंकि डैम नहीं खोलोगे तो डैम फट जाएंगे। पानी तो मतलब डैम क्या है, नेचर के आगे कुछ नहीं है, पानी से डैम ही फट जाएगा, तो डैम्स के चैनल खोलने पड़ते हैं और वो बाढ़ नहीं रोक पाते हैं। जैसे अभी कुछ सालों पहले जो केरला में भयानक बाढ़ आई थी, वो भयानक बाढ़ रेनफॉल की वजह से तो आई थी, केरला में भी बहुत सारी नदियां और पॉन्ड्स वगैरह भर गए थे, लेकिन इसलिए भी आई थी क्योंकि आसपास की स्टेट से जो पानी आता था केरला में वो कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि डैम्स के चैनल्स को खोलना पड़ गया, इतनी ज्यादा बारिश थी। खोलते नहीं तो रिजर्वोयर के ऊपर से टाप के आ जाता पानी, है ना। तो मतलब किसी ना, जब बहुत बारिश होती है तो पानी को अगर आना है तो पानी तो आएगा। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। देन डेप्रीवेशन ऑफ द सिल्ट। अब पानी के नेचुरल फ्लो के साथ जो छोटे छोटे कण आते हैं, आपने पढ़ा है ये क्लास 9th में फिजिकल फीचर्स में, कि यही छोटे छोटे कण तो बहुत फर्टाइल होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं, एलोविलियल मिट्टी होती है ये तो, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, रिजर्वोयर बना दे रहे हैं, रिजर्वोयर के आगे तो सिर्फ छन्नी की तरह पानी जा रहा है, छन के, लेकिन सारा का सारा ये जो अच्छा एलोविलियल मिट्टी आ रही थी, जो सिल्ट आ रहा था नेचुरल फर्टिलाइजर वाला, वो तो सारा रिजर्वोयर में ही अटक गया। तो आगे के खेतों में जो आज तक फर्टिलिटी आ रही थी वो फर्टिलिटी भी कम हो गई। देन लैंड डिग्रेडेशन, जहां पे बाढ़ का पानी जाता है उससे लैंड भी डिग्रेड होती है। ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है वो तो बाढ़ के पानी के साथ आगे निकल जाती है, समंदर में चली जाती है, और नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो बचती है गंदी क्वालिटी की। अर्थक्वेक भी आते हैं, ऐसा भी देखा गया है, साइंटिस्ट ने ऐसा देखा है कि बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं तो उनकी वजह से अर्थक्वेक आने की सिचुएशन भी बन जाती है। वाटर बॉर्न डिसीजेस होती है, जो रिजर्वोयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पानी खड़ा हुआ होता है, और स्टैंडिंग वाटर में वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं। चलो उसमें तुमने क्लोरीन डाल के वाटर बॉर्न डिसीजेज को अवॉइड कर दिया। जब तुम्हारे डैम की वजह से बाढ़ आएगी और बाढ़ का पानी स्टैग्नेंट रहेगा गांवों में, शहरों में, तो क्या होगा, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां होंगी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स डैम की वजह से होने लग गई हैं। जो हमने सोचा था जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी वही प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। सो इससे अच्छा, डैम से अच्छा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि फ्री का, मुफ्त का पानी मिल रहा है, मुफ्त का पानी मिल रहा है भगवान जी के यहाँ से। उस पानी को हमने क्या करना है, सिर्फ बचाना और अपने काम में लाना है। इससे पहले कि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट करूं, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आ गया भैया चैप्टर का, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है भाई। क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन दे रही हूँ भैया। मल्टीपल चॉइस नहीं लिखती हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन लिख देती हूँ। 1 मार्क क्वेश्चन इज, हाँ देखो भैया, अर्बनाइजेशन इतना है, घर के पास काम चल रहा है, जो आपको क्लास में भी आवाज आ रही होगी। दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी। मैंने पढ़ाई है चैप्टर के बीच में, पर वाटर स्कैरसिटी की डेफिनेशन जरा तुरंत कमेंट्स में मुझे डाल दो। एक और क्वेश्चन आएगा चैप्टर के बाद।
मतलब लास्ट में। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। रेन वाटर मतलब कि बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग मतलब कि उसको बचा के रखना और अपने काम में लाना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला, फ्री का मुफ्त का पानी जो आपको मिल रहा है उसे कलेक्ट किया जाए। दूसरा, उस पानी को स्टोर करके रखा जाए अच्छे से। और तीसरा, फिर जब आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है या फिर है भी तो भी आप उस पानी को चाहते हो यूज करना तो आप उसे यूज करो। 3 सिंपल स्टेप है, बारिश का पानी बचाओ, स्टोर करो, यूज करो, राइट। मेनली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, हम आगे जानेंगे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ इमेज दिख रही है, ठीक है। तो पहले अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हिमालय से, ऊपर से, टॉप ऑफ द इंडिया से शुरू करते हैं। टॉप ऑफ द इंडिया, सेंट्रल हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं कुल या फिर गुल। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि पहाड़ ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। पहाड़ों के बीच में जगह होती है जो वैली बोलते हैं। अब वैली बहुत बड़ी हो सकती है जहां पे शहर बस जाते हैं, जैसे कि शिमला। अगर वैली बहुत छोटी है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट। छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे। अब बारिश का पानी भागता हुआ आ रहा है ना। बारिश के पानी को यहाँ पे हमने गड्ढा खोद के क्या कर दिया, बचा लिया। इस गड्ढे को हमने बोल दिया कुल या फिर गुल। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। अब यहां से हम चैनल्स बना बना के आसपास के खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ रेन वाटर इज स्टोर्ड इन वेस्टर्न हिमालयाज बाय मेकिंग डाइवर्जन चैनल। डाइवर्जन चैनल मतलब कि यहां से पानी आया, पानी को डाइवर्ट करके हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया और फिर यहां से पानी को डाइवर्ट करके हमारे जो ड्राई पार्ट्स थे हिमालयाज के वहां पे हमने पहुंचा दिया। तो दिस हैपेंस इन हिमालयाज, चाहे उत्तराखंड हो चाहे आपका हिमाचल हो। अब आते हैं बाढ़ वाले एरिया पे, बंगाल वाले एरिया पे। बंगाल में क्या होता है कि गंगा नदी बहती है। अब जहां पे नदी समुद्र से मिल रही होती है ना बच्चा, वहां पे नदी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब बारिश का पानी आता है तो वहां पे फ्लो भी बढ़ जाता है और बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब नदी समुद्र के पास आ रही होती है तो बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में बढ़ जाती है। तो सोचो, जब बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा, सब जगह बढ़ेगा। तो बाढ़ कितने बड़े एरिया में आएगी, राइट। सो इट इज वेरी वेरी स्कैरी। अब इस प्लेन को बोला जाता है इंडो गैग्नेटिक प्लेन। गंगा वाले प्लेन को बोला जाता है इंडो गैग्नेटिक प्लेन, जो हमारे बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के आसपास वाला जो एरिया है उसे मैं बता रही हूँ। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जब वहां पे बाढ़ आती है तो उस बाढ़ को डाइवर्ट कर दिया जाता है और डाइवर्ट करके, बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करके ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिए जाते हैं। एम्बैंकमेंट इमेजिन करो कि बीच में एक एरिया है जो शैलो है, मतलब जिसकी डेप्थ ज्यादा है, और उसके आसपास आपने टीले बना दिए। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो पानी यहां से जाएगा कि बीच में से जाएगा? पानी बीच में से जाएगा। अब बाढ़ का पानी कहां से चला गया? यहां से चला गया, राइट। ना इस वाले गांव को उसने छेड़ा ना आगे गया, बाढ़ का पानी बीच में से चला गया। अब बीच में से हम क्या करते हैं, पतली सी गली निकाल देते हैं, पतली सी गली। यहां वो समुद्र में चला गया बाढ़ का पानी, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पे पतली सी गली निकाल दी। उस पतली की गली आगे हमने ब्रांच आउट कर दी और ब्रांचेस, उस ब्रांचेस के बीच में हमने क्या की, चावल की, धान की, जो भी मतलब ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें बहुत पानी चाहिए होता है, ऐसी क्रॉप्स की खेती कर दी। तो बाढ़ का पानी यूटिलाइज भी हो गया और गांव में बाढ़ आने से भी बच गई। सो इसे बोला जाता है इनंडेशन चैनल। बंगाल में इसे बोला जाता है आपका, कहां गया, बंगाल में कुछ और नाम बोलते हैं, मैं भूल रही हूं। एक बार कोई बंगाल से बच्चा है तो एक बार मुझे कमेंट्स में जरा बताना। आई थिंक बाढ़ से रिलेटेड कोई नाम बोलते हैं। लोग इसमें फिशेस भी पालते हैं, इस वाले इनंडेशन चैनल में, इस वाले एरियाज में फिशेस भी पाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि खेतों में पानी तो जाता रहता है, लेकिन बाढ़ के पानी में बीमारियां अगर लगती हैं, लार्वे अगर होते हैं, मलेरिया, डेंगू, मच्छरों के लार्वे होते हैं, तो वो भी फिशेस जो है खा जाती हैं। तो ना तो बीमारियां फैलती हैं, फिशेस की भी ब्रीडिंग हो जाती है, खेती भी हो जाती है, सब कुछ एक साथ हो जाता है विद वन स्मार्ट मूव। आपने क्या किया, बाढ़ के पानी को सिर्फ डाइवर्ट किया। मिनिमल एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट। दिस हैपेंस इन वेस्ट बंगाल। देन थर्ड इज राजस्थान वाले एरिया में। राजस्थान वाले एरिया में इस तरीके के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है खादिन, अगर जैसलमेर की बात कर रहे हो या जैसलमेर के आसपास के एरियाज की। बाकी एरियाज में इसे बोला जाता है जोहड़। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब राजस्थान में भी टीले हैं, आपको पता है राजस्थान में अरावली तो है ही, अरावली माउंटेन्स। तो वहां पे पानी जब आता है तो ये मान लो खेत है, तो कुछ दिनों के लिए खेत को क्या बना लिया जाता है, स्टोरेज यूनिट। तो सरफेस रन ऑफ से पानी आया, पानी हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। इस स्टोर्ड एरिया को हमने बोल दिया या तो जोहड़ बोल दिया या तो खादिन बोल दिया। अब इस पानी को बाद में
आप दो कामों में ला सकते हो। एक तो ये पानी खड़ा रहता है जब खादिन में, तो ये नीचे की मिट्टी के मॉइस्चर को भी रिटेन करता है, तो मिट्टी की क्वालिटी ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी हो जाती है। जो मिट्टी बहुत ड्राई हुआ करती थी, ओवर द ईयर्स वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, इस पानी को आप बाद में किसी और काम में ला सकते हो, खेती के काम में ला सकते हो, अपनी गाय बैल बकरियों को धोने के काम में ला सकते हो। सो खादिन का काम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी होता है और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी होता है, राइट। सो एग्रीकल्चर फील्ड्स को हम स्टोरेज यूनिट्स बना देते हैं और उसे नाम दे देते हैं खादिन, और जो वहां बारिश का पानी स्टैंड करता है वो हमारे दो पर्पस को सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीकानेर, बालमन एंड फलोड़ी वाला एरिया। तो राजस्थान के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहां पे हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या होता है भैया, ये हो गया हमारा घर, ये हो गया हमारा घर, ठीक है, छत हो गई हमारी, बारिश का पानी पड़ा, पहला बारिश का पानी हमने नहीं कैच किया, पहला बारिश का पानी हमारी छत धोने के काम आ गया, ठीक है। मान लो दूसरा बारिश का पानी भी तुमने नहीं स्टोर किया, तीसरे बारिश के पानी से तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुमने लगाई हुई है पाइप। अब ये पाइप तुम्हें कनेक्ट कर रही है एक टैंकर से, एक टैंके से। इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कई कई घरों में बिल्कुल जमीन के अंदर होते हैं, कई कई घरों में इस तरीके के भी दिखते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं टंका। क्या बोलते हैं, टंका। अब टंका कई लोग घर के बाहर बनाते हैं, कई लोग घर के अंदर बनाते हैं। घर के अंदर टंका बनाने के 2 फायदे होते हैं, एक तो बहुत पानी लेने बहुत बाहर नहीं जाना पड़ता, दूसरा टंके के आसपास वाला एरिया बहुत ठंडा हो जाता है। तो यूजुअली टंके के आसपास वाला जो रूम होता है ना, लोग बेडरूम की तरह यूज करते हैं राजस्थान में, क्योंकि वो नेचुरली बहुत कूल रहता है। पानी के आसपास थोड़ी सी ठंड लगती है ना पानी वाले एरियाज में, तो वही वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, छत के पानी को, छत के बारिश के पानी को पाइप के थ्रू डाइवर्ट करके हमने स्ट्रक्चरल यूनिट्स में कलेक्ट किया, जिसे बोला जाता है टंका। टंके छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस घर की बात कर रहे हैं, उसमें कितने फैमिली मेंबर्स हैं, लोग उस तरीके से टंके बनाते हैं। रिलायबल सोर्स होता है ये ड्रिंकिंग वाटर का। पहले के जमाने में लोग बाकी पानी पसंद नहीं करते थे, उन्हें टंके का पानी ही पसंद आता था, क्योंकि राजस्थान में लोग इस पानी को बोलते हैं बच्चा पलर पानी। पलर पानी का मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी है, जो फ्रेश वाटर है, प्योर है, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, पानी पीने योग्य है, खाना बनाने योग्य है, राइट। सो लोग उसका बहुत सेवन करते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी कनाल जब बन गई थी, इंदिरा गांधी कनाल ने क्या किया था, राजस्थान में खेती को सॉल्व करने के लिए जो पंजाब हरियाणा के जो पार्ट्स है जहां पे बहुत नदियों का पानी है, उस नदियों के पानी को राजस्थान तक कनाल बना के उन्होंने पहुंचाया था। तो उससे क्या हुआ, लोगों की खेती करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब खेती करने की प्रॉब्लम जब लोगों की सॉल्व हो गई, तो लोग आलसी हो गए और लोगों ने अपने अपने घर के टंकास को तोड़वा के वहां पे कमरे वमरे बनवा लिए। तो पहले राजस्थान में हर घर में टंके देखने को मिलते थे, अब धीरे धीरे कम टंके देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत ड्राई एरियाज है, बीकानेर और जैसलमेर के आसपास वाले, वहां पे आपको टंके जरूर देखने को मिलते हैं। मैं हरियाणा में पैदा हुई हूँ, लेकिन फरीदाबाद में भी हमारा जो पुराना घर होता था उसमें एक हौदी होती थी, जिसमें नीचे बहुत सारा पानी स्टोर करके मम्मा रखती थी, क्योंकि कभी कभी नहीं भी मिलता था पानी की अवेलेबिलिटी वहां पे भी, ठीक है। तो ड्रायर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में आपको टंके देखने को मिलते हैं। पलर पानी पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसे नोट डाउन करेगा। नेक्स्ट इज आपका गेंडाथुर। कर्नाटका में एक ऐसा गांव है जहां पे 200 फैमिलीज आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती हैं, और उस गांव का नाम है गेंडाथुर। 1 साल के अंदर इस गांव में से 1 लाख लीटर पानी को सेव किया जाता है, बारिश के पानी को, और काम में लाया जाता है। तो हमें साउथ इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, गेंडाथुर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनफैक्ट तमिलनाडु, जो हमारी साउथ की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो पहली स्टेट है इंडिया की जहां पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर के लिए कंपलसरी किया हुआ है, और अगर आप वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो वहां पे लीगल एक्शंस भी, लीगल प्रोविजंस भी आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की। मेघालय में चीरापूंजी होगी, माइंस्ट्रॉम हो गया, यहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है, या बचपन से जीके की किताबों में पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब इस पानी से हम क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। बारिश बहुत पड़ती है, लेकिन पहाड़ों पे जो बारिश पड़ती है ना, वो काम कम आ पाती है, क्योंकि वो भाग के नीचे चली जाती है, और पहाड़ों पे जो हमारी खेती हो रही है, जो स्लोप पे हमारी खेती हो रही है, उन तक अच्छे से पानी नहीं पहुंच पाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेघालय में 200 साल पुराना एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम चलता है, जिसको बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हो,
बैम्बू जो बहुत ही एक सस्टेनेबल आइटम है, लकड़ी है बेसिकली। बैम्बू क्या होता है? घास है। आपको पता है बैम्बू दुनिया की सबसे ऊंची घास है। बाय द वे बच्चा, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपको लगेगा हाँ इन्हीं मैम से पढ़ना है हर बार, लेकिन आप फिर ये चैनल भूल जाओगे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब कर लो, अगला लेक्चर आने वाला है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पे। बट एनीवे, तो बैम्बू को हम काट काट के इस तरीके का पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम उसे वो डायरेक्शन देते हैं जो डायरेक्शन हमें चाहिए हो। कई जगह ऐसा दिखता है, कई जगह ऐसा दिखता है, कई जगह बिल्कुल सीधा दिखता है। जो आपको डायरेक्शन चाहिए आप वो डायरेक्शन दे सकते हो और फिर फाइनली जाके वो खेतों में जाता है। और जो लास्ट वाला बैम्बू होता है उसमें हमने छोटे छोटे होल किए होते हैं, बहुत छोटे होल होते हैं, तो उससे बूंद बूंद पानी गिरता है और वो पानी जो है ना सीधे जड़ों में गिर रहा होता है, पत्तियों पे नहीं गिर रहा होता। पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, पानी सीधे जड़ों में गिर रहा है। तो एक बूंद पानी भी 4 बूंदों का काम करता है। ठीक है, इसे बोला जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कोई प्लास्टिक यूज नहीं किया जाता, बैम्बू यूज किया जाता है। उन खेतों में पानी जाता है जिन खेतों को यूजुअली माउंटेन्स में पानी नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। कितना पानी भेजना है, किस खेत में भेजना है, जड़ों में भेजना है, ये सब कुछ हम कंट्रोल कर लेते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस 200-year-old अमेजिंग नेचुरल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो दिस वाज ऑल। अब चलते हैं इस चैप्टर के मैप वर्क पे। मैप वर्क में हमारे सिलेबस में ये सारे मैप है बच्चा। पहले स्टार्ट करते हैं टॉप ऑफ द इंडिया से, सलल प्रोजेक्ट से। सलल प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे बना के आना है। मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ। दिस इज योर सलल प्रोजेक्ट। ओ सॉरी, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। देन वी हैव भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम आपका पड़ता है यहाँ हिमाचल में। हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे बनता है बट पड़ता हिमाचल में है। ठीक है। देन टेहरी डैम, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, जहां आप जिम कॉर्बेट बनाते हो वहीं पे आपको टेहरी डैम बनाना है। देन वी हैव राणा प्रताप सागर डैम जो राजस्थान में बनता है। यहाँ पे डॉट लगी हुई है बट एक्चुअली उससे थोड़ी सी ऊपर आनी है, यहाँ पे आनी है डॉट। दिस इज योर राणा प्रताप सागर। सरदार सरोवर डैम अभी हमने देखा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, गुजरात में नर्मदा नदी पे है। दिस इज योर सरदार सरोवर। हीराकुड डैम बहुत ही सुंदर डैम है। हीराकुड डैम पड़ता है आपका उड़ीसा में, यहाँ पे। सो यू हैव टू मेक, यहाँ महानदी पे है। देन वी हैव नागार्जुन सागर डैम। आपको यहाँ पे बनाना है बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, बॉर्डर से जस्ट ऊपर। तो आपको बनाना है तेलंगाना के अंदर बट बिल्कुल बॉर्डर पे ही बनाना है।